हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ध्वनि और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उसके दोस्त अब्दुल के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का मेन कैरेक्टर है अब्दुल। अब्दुल 13 से 14 साल का एक लड़का था और वो लोग अपनी कॉलोनी के पास में एक खुला ग्राउंड था, वहां पे क्रिकेट खेला करते थे। यूं तो गली में भी क्रिकेट खेलते थे, पर आप तो जानते ही होंगे, आप सबने कभी ना कभी अपने घर के आसपास क्रिकेट खेला होगा और उस क्रिकेट खेलने में आप सबको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी तो बॉल किसी के घर चली जाती है, किसी का कांच टूट जाता है, किसी का सामान नुकसान होता है। इन्हीं सब समस्याओं के चलते उन लोगों ने डिसाइड करा कि जो उनकी गली के बाहर एक खाली ग्राउंड पड़ा हुआ था, वो एक अबैंडन्ड ग्राउंड था, उस पर किसी का पता नहीं, कुछ बना हुआ नहीं था और उस पर वो लोग क्रिकेट खेला करते थे। पर उस ग्राउंड के साथ में एक कब्रिस्तान था और 4 से 5 फुट की उस ग्राउंड की, वो जिसका भी वो प्लॉट था, उसकी 4-5 फुट की बाउंड्री थी। अब उनको डर तो लगता था कभी कभी, मोस्टली जब ठंडी का टाइम हो, शाम के 5-6 बज जाते थे तो अंधेरा जल्दी होने लगता है। शाम का जब टाइम होता था तो वो लोग डरते थे। ऐसे में उन्होंने अपने क्रिकेट का एक सिंपल रूल रखा कि जो भी अगर बॉल उधर जाती है कब्रिस्तान में, जो भी बॉल फेंकेगा, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर, उसी को कब्रिस्तान से बॉल लानी पड़ेगी। क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसी शर्त पे वो लोग खेला करते थे। काफी समय से खेल रहे थे और इसी तरह ठंड का मौसम था और अब्दुल और उसी के साथ उसका छोटा भाई रहीम, जिसकी उम्र 8 से 10 साल रही होगी, उन्हीं के साथ उन्हीं की टीम में क्रिकेट खेला करता था। एक बार खेलते खेलते एक ऐसा वाकया बना कि रहीम ने गलती से बॉल थ्रो करा और वो बॉल उड़ते हुए कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अब नियम के मुताबिक रहीम को उस बॉल को लाना था, पर वो आखिर था तो एक छोटा बच्चा, उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर था और अब्दुल एक बड़े भाई होने के नाते उसने अपने छोटे भाई के मन के डर को पहचाना और उसने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरा भाई है, इसकी जगह मैं बॉल ले आता हूँ। और सभी जो लड़के थे उनकी टीम के, वो राजी हो गए। अब्दुल उस दीवार को कूद के बॉल लेने जाता है। 1 मिनट 2 मिनट करते करते वहां 10 मिनट बीत गए। अब्दुल वहां गया, पर उसे वहां गए हुए करीबन 5 मिनट हो गए थे, वो अभी तक आया नहीं था। वो बच्चे थोड़े से टेंशन में तो आने लगे थे। इतने में अब्दुल की एक चिल्लाने की आवाज आई। क्योंकि शाम का समय था, वो सभी बच्चे इतने बड़े नहीं थे, उन्होंने कोई रिस्क लेना नहीं चाहा और उन्होंने तुरंत रहीम से कहा कि जाओ घर जाओ और अपनी अम्मी को साथ लेकर आओ। रहीम दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ किया। उसके पापा भी तब तक ऑफिस से आ चुके थे। अब्दुल के मम्मी और पापा तब तक आ चुके थे और वो कॉलोनी और वो सारे उनके दोस्त, वो जो लड़के थे, वो हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर देखने जाते हैं। तो कब्रिस्तान में एक पेड़ था। उस पेड़ के पास ही जो अब्दुल था वो बेहोश पड़ा हुआ था। वो जैसे ही नजदीक जाके देखा तो उसके शरीर पे कुछ हाथ पे खरोंचों के निशान थे और साथ ही उसकी गर्दन पे 2 दांत के निशान थे। अब उन लोगों को उस वक्त ऐसा लगा कि शायद इसे किसी सांप ने काट लिया है और हमें समय बर्बाद ना करते हुए इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और यही उन लोगों ने किया। वो जल्दी से जल्दी अब्दुल को पास वाले हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उन्होंने बताया कि हमारे बेटे को शायद सांप ने काट लिया है और इसलिए ये बेहोश हो गया है। डॉक्टर ने जल्दी से उसके कुछ टेस्ट करे, पर हैरानी की बात थी, उसके शरीर में कोई भी पॉइजन का ट्रेस नहीं था। मतलब उसे सांप ने तो नहीं काटा था और साथ ही उसके शरीर में जो ब्लड था वो बहुत कम हो चुका था। और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपके बच्चे में बहुत कम ब्लड है और अगर इसे जल्दी से रिकवरी चाहिए तो हमें कुछ यूनिट ब्लड चढ़ाना होगा। तब तक अब्दुल के चाचा जी, जो उन्हें इस बात का पता चला, अब्दुल के पापा ने उन्हें भी फोन कर दिया था, तो वो भी हॉस्पिटल में आ गए। उनका ब्लड ग्रुप अब्दुल से मैच हो गया। उन्होंने उसे ब्लड डोनेट करा, साथ ही कुछ फैमिली रिलेटिव से, और अब्दुल को ब्लड चढ़ाया गया। और दूसरे ही दिन मॉर्निंग में अब्दुल को होश आ गया था। अब्दुल को जब होश आया, उसके पापा और उसके चाचा उसके पास बैठे थे और उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। अब उन्होंने इतना तो पता चल गया कि इसे सांप ने तो काटा नहीं था, तो अब जो भी था वो सिर्फ अब्दुल बता सकता था कि उसके साथ क्या हुआ। अब्दुल ने बताना शुरू करा कि पापा,
मैं रहीम की फेंकी हुई बॉल लेने जैसे ही कब्रिस्तान में गया, मैं बॉल ही उठा रहा था कि उसके पास जो पेड़ लगा था, मेरी निगाह पेड़ के ऊपर गई। तो ऊपर वाली डाली पे कोई औरत बैठी हुई थी और वो पैर हिलाते हुए मुझे ही देख रही थी। तो पहले तो मुझे लगा कि ऊपर क्यों बैठी है, और मैंने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? पर उसने कुछ नहीं बोला। अब मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कोई पागल आ गई है और ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। अब जैसे ही पत्थर फेंका, वो तुरंत ही एक दो डाली नीचे उतरी और वहां से उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं कुछ समझ पाऊं, उसने तुरंत ही अपने दो दांत मेरी गर्दन पे लगाए और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा शरीर का सारा खून वो चूस रही हो। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे मुझे होश आया है। इतना सुनते ही उसके चाचा जी काफी घबरा गए और उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के पास की जो मस्जिद है उसमें मौलाना है, हमें एक बार ये बात उनसे भी जिक्र करनी चाहिए कि आखिर ये मसला क्या है। पर अब्दुल के पापा, जो अब्दुल को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। इसका कारण यह था कि अब्दुल की हमेशा से ही आदत रहती थी कि वो इसी तरह की झूठी सच्ची कहानी बना के बताया करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि शायद ये भी उसका कुछ नया तरीका है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। उसे शाम तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, वो लोग घर आ गए और उनकी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से बीतने लगी। और 6-7 दिन हुए होंगे वो लोग इस घटना को धीरे धीरे भूल के अपने डेली रूटीन पे आ गए थे। इस घटना को 8 से 10 दिन बीते होंगे कि रात में लगभग 10 बजे अब्दुल की मम्मी ने उनके छोटे बेटे रहीम के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बाजू वाले कमरे से आ रही थी जिसमें अब्दुल और उसका भाई सोते थे। वो जैसे ही वहाँ कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा रहीम कोने में एकदम डरा हुआ सहमा सा बैठा है, और जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा वो मम्मी के से चिपक गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तब उसने बताया कि अब्दुल ने उसकी गर्दन पर उसे काटना चाहा। अब्दुल का उस समय व्यवहार कुछ अजीब सा था और वो एक ही बात चिल्ला रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है। अभी वो लोग कुछ समझ पाते कि वो सीधे किचन की ओर भागा। अब्दुल किचन में गया और उनके फ्रिज में जितना भी कुछ नॉन वेज और मच्छी वगैरह रखी थी उसने निकाला और वो कच्चा ही मुंह में ऐसे खाने लगा जैसे वो कितने दिन का भूखा है। उसकी आंखें उस वक्त लाल लाल थी और कोई भी उसे देख के बता सकता था कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल तो नहीं है। उसके पापा भी उसकी आवाज़ सुन के तब तक वहाँ आ सकते थे। उन्होंने पहले तो रहीम को शांत कराया और उसके बाद अब्दुल से कुछ पूछना चाहा, पर वो उसका कुछ बोल नहीं रहा था। सिर्फ वो गुर्राते हुए लाल आंख करते हुए उन्हें देखे जा रहा था और वो सिर्फ खाने में बिजी था। अब्दुल के पिता ने उसे जाके कुछ पूछना चाहा तो वो हिंसक हो गया और उन्हें मारने लगा। उन लोगों की आवाज़ सुन के उन्हीं के पास में उनके चाचा जी रहते थे, वो भी उनके घर आ गए। उन दोनों ने मिलकर अब्दुल को बांधा रस्सी से और उसे शांत कराया। अब्दुल के चाचा जी ने फिर वही बात कही कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है और हम एक बार जाके वहाँ मौलाना जी से पूछ लेते हैं। अब तक अब्दुल के पापा को भी यकीन हो गया था कि हाँ शायद मेरा बेटा झूठी बात नहीं बता रहा था। उन लोगों ने डिसाइड करा कि कल हम मॉर्निंग में जाते हैं। तब तक उन्होंने अब्दुल को वहीं बांध के रखा। अगली सुबह कब्रिस्तान के पास जो मस्जिद थी उसमें वो मौलाना के पास उस अब्दुल को ले जाते हैं और उन्होंने कहा कि इस तरीके से कब्रिस्तान में हमें अब्दुल बेहोश पड़ा हुआ मिला था और इतने दिन नॉर्मल जाने के बाद कल अचानक उसने ऐसा अजीब सा व्यवहार किया। उस मौलाना ने कहा कि मैं यहाँ कई सालों से हूँ और उससे पहले मेरे पिताजी यहाँ पे काम करते थे, पर कभी भी इस कब्रिस्तान में मैंने कोई ऐसा सुना नहीं कि ऐसा कोई वाकया हुआ हो। पर फिर भी अगर तुम कहते हो तो 2 दिन बाद अजमेर शरीफ से एक बहुत बड़े मौलाना यहाँ आने वाले हैं और उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। अब्दुल के पापा ने सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 2 दिन बाद यहाँ आते हैं। वो 2 दिन उन्होंने अब्दुल पर निगाह रखते हुए काटे और तीसरे दिन वो लोग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे मौलाना जी को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कब्रिस्तान में, उन्होंने वही सारी स्टोरी उन्हें फिर से बताई। तो मौलाना जी ने पहले तो अब्दुल को देखा और फिर उन्होंने कहा कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पे ये वाकया हुआ था। वो लोग चलते हुए उसी जगह आ जाते हैं, उस पेड़ के पास आते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा हुआ था।
थोड़ी देर के बाद उस सब जगह को देखते हुए, कुछ महसूस करते हुए उन बड़े मौलाना को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, तुम्हारे बेटे पर किसी बुरे साये का असर है। असल में किसी का बुरा करने के मंसूबे से इसे यहाँ पे किसी ने बुलाया था, पर तुम्हारे दुर्भाग्य से ये अनजान साया तुम्हारे बेटे के ऊपर चढ़ बैठा है। और दुख की बात यह है कि जब तक ये तुम्हारे बेटे की बलि नहीं लेगा या तुम्हारे बच्चे को खत्म नहीं करेगा, ये इसके शरीर से नहीं जाने वाला। अब्दुल के पिता ये सुन के घबरा गए और उन्होंने कहा कि देखिए, इसका कुछ तो हल होगा। तो उन मौलाना जी ने कहा, हाँ एक हल है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब्दुल के चाचा जी अब्दुल को लेकर वहां से चले गए और अब्दुल के पापा उन मौलाना जी के साथ मस्जिद में गए। तो मौलाना जी ने उन्हें एक उपाय बताया, क्योंकि ये आत्मा को अब्दुल की बलि चाहिए तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा जिससे कि ये शैतानी आत्मा भी शांत हो जाए और तुम्हारा बच्चा भी बच जाए। उन मौलाना जी ने एक उपाय बताया कि हम अब्दुल के शरीर से थोड़ा सा खून लेकर एक मुर्गे के ऊपर छिड़केंगे और उस आत्मा को उसी जगह पर ऑफर करेंगे। उस आत्मा को ऐसा लगेगा कि ये अब्दुल की ही बलि है और जिससे वो शांत होके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। उन मौलाना की बात मानकर अब्दुल के पापा ने ऐसा ही करा। उन्होंने अब्दुल की उंगली में थोड़ा सा कट लगा के उसका थोड़ा सा खून लिया और इस बात का उन्होंने बेहद ख्याल रखा कि ये बात अब्दुल को ना पता चले। जब वो सोया हुआ था तब उसकी नींद में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, क्योंकि जाने अनजाने अब्दुल के शरीर में वो अनजान साया भी था जिससे उसे छुटकारा दिलाना था। तय समय पर अब्दुल के चाचा अब्दुल को वहां लेकर पहुंचे। उन्होंने उस पेड़ के नीचे उस मुर्गे को रखा जिसके ऊपर अब्दुल के खून के छींटे थे। वहां पे मौलाना जी ने उस मुर्गे के ऊपर कुछ झाड़ फूक करी और उन्होंने अब्दुल को भी थोड़ी सी दूर पर खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा, ये जो अनजान साया है वो किसी के भी सामने ऐसे नहीं आएगा, तो हमें इस जगह से थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। इसलिए अब्दुल को वहीं छोड़कर उसके पापा, चाचा और मौलाना थोड़ी सी दूर पे खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं। अभी उन्हें गए हुए वहां से 2 से 3 सेकंड भी नहीं हो गए कि उन्होंने देखा कि अब्दुल जो खड़ा हुआ था अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और दूसरी निगाह उनकी पड़ी कि वहां जो मुर्गा था वो वहां पे एकदम गायब हो गया था। किसी ने नहीं देखा कि उसे किसने लिया था और क्या हुआ था उसको। और मौलाना जी उस जगह पर आते हैं। अब्दुल जो उस वक्त बेहोश था, मौलाना जी ने उसे कोई पानी, उसमें कुछ अभिमंत्रित पानी, कुछ मंत्र फूंक कर पानी उस अब्दुल को पिलाया। वो पानी पीते ही अब्दुल तुरंत होश में आ गया। मौलाना जी अब्दुल के पापा से बोले कि अब आपका बेटा एकदम सुरक्षित है। अब्दुल के पापा जो इस सब मंजर को देख के काफी घबराए हुए थे, तो उन्होंने पूछा अब्दुल से कि बेटा तुम कैसे हो। तो इस पे अब्दुल बोला कि पापा क्या हो गया, मैं तो बस यहाँ बॉल लेने आया था। वो इस बीच जो साया उसके शरीर में रहा था और इस बीच जो 10 दिन में उसका पूरा रूटीन था वो सब कुछ भूल गया था। उसके शरीर में उस साये की एंट्री और एग्जिट उसे कुछ नहीं याद रहा। उसे अब्दुल को याद रहा सिर्फ कि उनका क्रिकेट का गेम अभी अधूरा है और उसका छोटा भाई बाहर उसका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट का। और हाँ, मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।